हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू आवर चैनल। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्रामर का अगला टॉपिक देखेंगे, जो कि है डिटर्मिनर्स। इस वीडियो के साथ हमारी ग्रामर की रैपिड रिवीजन सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम लिटरेचर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ कि मैंने ग्रामर को जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है, जो टॉपिक्स हैं जिस सीक्वेंस में है, उन्हीं सीक्वेंस में पढ़िए, बिना स्किप करे इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये स्पेशली क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से डिज़ाइन किए हुए वीडियोस हैं। क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इन्हें बनाया है। तो बिना स्किप करे, बिना मिस करे और सीक्वेंस को बिगाड़े बिना इन वीडियोस को देखिएगा, ठीक है। अब डिटर्मिनर्स होते क्या है? बेसिकली डिटर्मिन का मतलब होता है पहचानना या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें या न्यूमेरिकल्स में जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ये चीज़ें हमें पहचाननी पता लगानी होती हैं। तो इंग्लिश के अंदर किस चीज़ की वैल्यू हमें पता लगानी होती है? नाउन की। नाउन की वैल्यू कि वो नाउन पास है, दूर है, कितना है, कितनी मात्रा में है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें जब हम पता लगाते हैं तो उसे ही कहते हैं डिटरमिन करना, और वही होते हैं डिटर्मिनर्स। अब ये 4 तरीके के डिटर्मिनर्स होते हैं: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर्स एंड पजेसिव। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये अच्छे से डिटेल में हमें समझ में आते जाएंगे। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव सबसे इजी होते हैं। देखिए, दिस दैट जो कि सिंगुलर के लिए होता है। दिस जो है, अगर सिंगुलर नाउन हमारे पास है तो दिस, सिंगुलर नाउन अगर हमसे दूर है तो दैट। दीज, प्लूरल नाउन अगर हमारे पास है तो दीज, और प्लूरल नाउन हमसे दूर है तो दोज, एंड दैट्स इट। डेमोन्स्ट्रेटिव इतना ही होता है और इसमें कुछ भी और नहीं होता। इज दिस योर डॉग? क्या ये तुम्हारा कुत्ता है? इज दैट योर डॉग? कि वहां पे, मतलब इट मीन्स कि जो डॉग है वो हमसे दूर डिस्टेंस पे है। तो ये एक तरीके से बस हमें डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। दीज बुक्स आर न्यू, मतलब इससे क्या समझ में आता है, क्या हम डिटरमिन कर पाते हैं कि ये जो बुक्स हैं वो हमारे पास रखी हुई है। सेम अगर होता दोज बुक्स आर न्यू, यानी ये जो बुक्स हैं वो दूर रखी हुई हैं और बहुत सारी बुक्स हैं, क्योंकि प्लूरल है, राइट। अब हम समझते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं अ और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द, राइट। अब इनका यूज किस तरीके से होता है? देखो, इनको यूज करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन सिंस हमें क्लास 10th के हिसाब से समझना है, तो हम बहुत ही क्विकली सिर्फ उस हिसाब से समझेंगे कि 10th में आपको किस हिसाब से देखना है। देखो, यहाँ पर तो मैंने खैर ये टेबल तो बनाई हुई है, साइड में हो जाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको इन एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है कि जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की या नाउन की, बेसिकली नाउन की आइडेंटिटी अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं पता होती है, एकदम फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं पता होती है, तो वो तो हो जाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। लेकिन अगर हमें किसी नाउन की आइडेंटिटी एकदम पुख्ता पता है, तब उसमें हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये तो मोस्ट कॉमन डिफरेंस है डेफिनेट और इनडेफिनेट का। अब इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से होती है? देखिए, यहाँ लिखा है एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। तो यहाँ पर ये द क्यों आया है? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी, डेफिनेट आइडेंटिटी बता रहा है। मतलब जो सुपरलेटिव जो कंडीशन यहाँ पर है, क्योंकि मोस्ट या हाईएस्ट पीक जो है वो एक ही है, इसीलिए वो हाईएस्ट है, 3-4 हाईएस्ट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री जो है, जब वो एप्लीकेबल होती है, वहां पर हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके अलावा वी मस्ट लुक आफ्टर द एल्डरली। ये द एल्डरली जो है, इट इज अ क्लास ऑफ पीपल, यानी हम यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल, पूरा झुंड को यहाँ दर्शा रहे हैं। इट इज बेसिकली अ जनरेशन, जैसे जेनजी जनरेशन है, अल्फा है। तो जब हम ऐसे किसी क्लास ऑफ पीपल को इस तरीके से जब दर्शाते हैं, नॉट जस्ट पीपल, इवन एनिमल्स, राइट, जब ऐसे क्लास को दर्शाते हैं, तब हमेशा वहां पर हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब यहाँ पहले ये वाला एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ अ साड़ी येस्टरडे, कि कल मैं शॉपिंग करने के लिए गई और वहां मैंने एक साड़ी देख ली ना। ये साड़ी की आइडेंटिटी अभी तक हमारे सामने स्पेसिफाई नहीं है, बिकॉज पहली बार हमारे सामने इस साड़ी को लेकर बात हो रही है, फर्स्ट टाइम, इसलिए हम यहाँ पर ही लगाएंगे। लेकिन सिंस एक बार हम इस साड़ी के बारे में बात कर चुके हैं, तो अब जब आगे बात करेंगे तो अब हमें ऑलरेडी पता होगा कि हम कौन सी वाली साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी आइडेंटिटी हमारे लिए और स्पेसिफिक हो जाएगी, और जब ऐसा हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे? द साड़ी दैट आई सॉ येस्टरडे वॉज ब्यूटिफुल, यानी
इस साड़ी के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, इसीलिए लिखा है दैट आई सॉ येस्टरडे, भाई वही वाली साड़ी, तो आइडेंटिटी और स्पेसिफिक है। इसके अलावा द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग इटली, जब हमें स्पेसिफिक डेजिग्नेशन पता होती है जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ हम द लगाएंगे, लेकिन अगर मिनिस्टर्स वगैरह लिखा होता तब द नहीं लगाते, क्योंकि कौन सा मिनिस्टर है, भाई फाइनेंस मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, हमें वो नहीं पता। तो प्राइम मिनिस्टर इसका मतलब है कि ये हमें स्पेसिफिक आइडेंटिटी पता है, तो हम द लगाएंगे। उसके अलावा शी इज एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट इन दिल्ली, जब वन इन अ ग्रुप, जैसे दिल्ली में तो बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, सर्जन्स होंगे या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट्स होंगे, ठीक है, लेकिन उन सब में से किसी एक के बारे में, स्पेसिफिकली किसी एक के बारे में बात हो रही है, उसको रेफर किया जा रहा है कि आपको उसके पास जाना चाहिए, इज वेरी गुड, तो इसका मतलब वन इन अ ग्रुप, तो वहां पर भी हम हमेशा क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। एन क्यों लगाया है, क्योंकि एन हमेशा जितने भी वावल साउंड्स होते हैं उनके पहले एन लगाया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले लगाया जाता है अ, राइट। माई मदर इज अ टीचर, यहाँ पर हमने अ क्यों लगाया है, क्योंकि जब भी हम किसी के प्रोफेशन के बारे में बता रहे होते हैं तो उस प्रोफेशन के पहले द नहीं लगाते, दैट आई एम अ टीचर वो सही होगा, आई एम द टीचर तो यहाँ द नहीं आएगा, इनडेफिनिट आर्टिकल ही लगेगा, राइट। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा। उसके अलावा देखो एक और टेबल है, ये भी कुछ कंडीशंस हैं जहां पर आपको द लगाना ही होगा या जहां आपको द बिल्कुल भी नहीं लगाना होगा। जैसे किसी पर्टिकुलर माउंटेन से पहले आप द नहीं लगाते, जैसे द माउंट एवरेस्ट नहीं होता, कभी नहीं होता, लेकिन अगर माउंटेन की पूरी रेंज है जैसे हिमालयन रेंज, तो वहां आप द लगाओगे, माउंटेन रेंज द हिमालयन रेंज, ठीक है, तो उसमें आप लगाओगे। उसके अलावा यूएसए, यूएसएसआर, द रिपब्लिकन, यहाँ इनके पहले हमेशा द, ये जो समूह वाले होते हैं वहां हमेशा हम उसके पहले द लगाते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के नाम से पहले, जैसे एशिया है तो द एशिया नहीं होगा, द अफ्रीका नहीं होगा, कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज या सिटीज, शहर के पहले जो है द नाम नहीं लगते, राइट। इसके अलावा क्लास मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे द एल्डरली पीपल, जेनजीज, अल्फा। इसके अलावा सी, कैनाल, रिवर्स, द ब्रह्मपुत्र, और द होली बुक्स जो होती हैं, द भागवत गीता, ठीक है, इन सब के पहले द लगता ही लगता है। सरनेम्स के पहले द लगता है, जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कहते हैं ना, अरे शर्मा जी के यहाँ जाके आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर जैसे गुप्ता जी जो है ये एक हिंदी के सरनेम है, लेकिन इंग्लिश में अगर बोलूं तो विलियम्स अगर मैं कहूँ तो द विलियम्स, तो विलियम अगर सरनेम है तो उसके पहले द आएगा, तो हिंदी में हम जो गुप्ता जी बोल रहे हैं ये जी वाला इंग्लिश में यूजुअली द कहा जाता है, द विलियम्स, राइट, द साइमंस, ठीक है। डायरेक्शंस जो होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, या ये सबके पहले भी द लगता है। आइलैंड्स के नाम से पहले द मालदीव, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द लक्षद्वीप, एंड डेजिग्नेशन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इन सबसे पहले भी द लगता है, राइट बेटा। अब आ गए हैं हम क्वांटिफायर्स की तरफ। ये क्वांटिफायर्स वाले डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा लेंदी होते हैं समझने के हिसाब से, बहुत काफ़ी सारे होते हैं लेकिन मुश्किल नहीं होते, इट्स ईजी। यहाँ पर देखिए इतनी सारी वैरायटी है क्वांटिफायर्स की, डेफिनेट, इनडेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिफरेंस, कंपैरेटिव, ठीक है। लेकिन सिंस हमें हमारी क्लास 10 के हिसाब से समझना है तो देखिए हम किस तरीके से समझते हैं। हियर इज दिस टेबल। कुछ डिटर्मिनर्स हैं जो सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं, कुछ सिर्फ काउंटेबल के साथ यूज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ यूज होते हैं। हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है कि यहाँ पर कौन सा वाला पर्टिकुलर क्वांटिफायर लगेगा। अब वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ शुरू में ही मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन जिनके अंदर होता है वो मैं यहाँ पहले ही आपके सामने लेकर आ चुकी हूँ। ईच एंड एवरी, ये दोनों ही जो होते हैं वो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, लेकिन ईच कब यूज होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ लोग होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोग नहीं होते कि 3 4 5 के भाई गिन पाए हम इतने से। लेकिन एवरी का मतलब होता है कि जब हम एक झुंड को, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल आर मोर, राइट, या जिस भी नाउन की बात हो रही है इट इज मोर इन नंबर, काउंटेबल नहीं है, उस केस में हम एवरी का यूज करते हैं। कि अगर मान लीजिए 5-6 स्टूडेंट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें से दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चे जो है प्राइज जीते, तो ईच ऑफ द 2 बॉयज हैव वन द प्राइज। लेकिन एवरी की बात कर रहे हैं तो मानो हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। हम बहुत सारे लोगों के लिए बात कर रहे हैं और इंडिविजुअली उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। वहीं बोथ कब यूज होता है, 2 लोगों के लिए। बोथ ऑफ यू गेट आउट ऑफ द क्लास,
ठीक है ना। ऑल किसके लिए होता है? सब। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गेट अप, सारे के सारे लोग, जब हम पूरे झुंड को एक साथ संबोधित कर रहे हैं, एवरी के अंदर पूरे समूह में एक एक लोग को इंडिविजुअली हम एड्रेस कर रहे थे। यहाँ ऑल जब यूज होता है तो सबको एक साथ एक ग्रुप की तरह हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। वही लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये किस तरह से यूज होता है? तो पहले ये लिटिल वाले जो ऑप्शन है मैं बता दूं कि ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं, और फ्यू वाले ये सारे ऑप्शंस जो है वो काउंटेबल के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझ लो। उसके अलावा जब लिटिल या फ्यू हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हम क्या दर्शाते हैं? लैक ऑफ समथिंग, कि किसी चीज की कमी है। मान लो अगर किसी चीज की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान होगा कि कौन सी चीज नहीं है, राइट। देन अ लिटिल और अ फ्यू यूज होता है समथिंग स्टिल रिमेन्स, कि चाहे ज्यादा चीज चली गई हो, जो हमारे पास बचा हुआ है उसके ऊपर हमारे यहाँ ध्यान होता है। और द लिटिल या द फ्यू यूज होता है नॉट मच, कि जो बचा खुचा है। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, वी हैव लिटिल मनी राइट नाउ, मतलब बहुत सारा पैसा नहीं है। यहाँ पर ध्यान हमें ये नहीं देना है कि थोड़ा सा पैसा है, यहाँ पर ध्यान किस पर है? कि ज्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए हमने लिटिल वर्ड यूज किया है। फ्यू स्वीट्स लेफ्ट, थोड़ी सी ही स्वीट्स हैं, ज्यादा स्वीट्स नहीं है, ध्यान रखिए। इसके अलावा अ लिटिल और अ फ्यू किस तरह से यूज होता है? कि अ लिटिल आइसक्रीम इज लेफ्ट, ठीक है, थोड़ी ही आइसक्रीम बची हुई है, कौन खाएगा भाई? तो यहाँ हमारा ध्यान किस चीज पर है? इस चीज पर नहीं है कि क्या नहीं है, इस चीज पर है कि क्या चीज बची हुई है, व्हाट इज रिमेन। देन द लिटिल किसके लिए यूज होता है? विच इज नॉट मच। यानी अगर इस एग्जाम्पल को देखें, द फ्यू पार्क्स आर लेफ्ट दैट वी हैव आर नॉट मेंटेन्ड वेल, मतलब जितने जितने भी पार्क्स हैं, मान लो 10 पार्क्स हैं, सिर्फ 2-3 ही पार्क्स बचे हुए हैं, ठीक है, मतलब नॉट मच, बहुत ज्यादा पार्क्स नहीं है, और उन पार्क्स को भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से इनका जो यूज है, इनकी जो एप्लीकेशन है वो होती है। अब आगे ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी आर गोइंग टू बी लेट, देयर इज टू मच या मैनी ट्रैफिक। मच होगा बेटा, क्योंकि ट्रैफिक एक ऐसी चीज है जिसको आप 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करके नहीं गिन सकते। इसका मतलब अगर मैं कहूँ डोंट थिंक टू मच, तो थिंक जो सोच है या जो हमारे इमोशंस होते हैं कि रोना या ये, क्या आप उसको 1 2 3 ऐसे करके गिन सकते हैं? क्या नहीं। हम इसको कैसे गिन सकते हैं? थोड़ा या थोड़ा ज्यादा या मामूली सा, इस क्वांटिटी में इसको गिना जाता है, ठीक है। 1 या 2 या नंबरिंग के हिसाब से काउंट नहीं हो सकते। ट्रैफिक पर भी यही रूल अप्लाई है, इसलिए यहाँ मच आएगा। या द नंबर ऑफ पीपल, अगेन 1 2 3 करके चूंकि गिन सकते हैं तो नंबर आ जाएगा, राइट। आई हैव नेवर सीन दिस मच कार्स, नो मेनी कार्स, क्योंकि यहाँ काउंटिंग हो सकती है, इट इज पॉसिबल। कैन यू ब्रिंग सोडा टू द पिकनिक? आई डोंट हैव डैश, सम या एनी। देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग क्या निकल कर आता है? क्या तुम्हारे पास थोड़ा सोडा है, मेरे पास एक भी नहीं है। तो यहाँ पर सिंस हम नंबर के हिसाब से काउंट कर सकते हैं कि एक भी नहीं है, इसलिए सम नहीं आएगा, एनी ही आएगा। देन कम्स या आई थिंक आई हैव गॉट सम, कुछ मेरे पास होंगे। यहाँ पर एक काउंटिंग के हिसाब से नहीं बता रहा कि हाँ मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ होंगे। अब कुछ कितने होते हैं? 1 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, कोई नंबर मेंशन नहीं हो सकता है यहाँ पर। यहाँ से बात हो रही है शायद कुछ कैन्स या कुछ सोडा मेरे पास होगा, कितना है वो नहीं पता, कुछ होगा, सो इट विल बी सम। देन हाउ डू यू फील अबाउट योर न्यू जॉब? डू यू हैव एज मच या मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज यू यूज्ड टू? अब यहाँ पर मच आ गया, मैनी मतलब आपके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहाँ आपको ये बताना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मैनी आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट इज द जॉब इज ग्रेट, आई हैव अबाउट द सेम डैश ऑफ वर्क। बेटा अमाउंट ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क कौन सी कैटेगरी में आता है? वर्क को 1 2 3 करके आप गिन नहीं सकते। आप क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा काम है, थोड़ा सा ही काम है। अब बहुत ज्यादा कितना होता है? 1 2 3 करके उसको नहीं बताया जा सकता, इसलिए आई हैव अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, बट आई हैव डैश स्ट्रेस एंड डैश प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर डैश में यहाँ आएगा लेस स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस भी थिंक हो गया, इमोशन हो गए, उस कैटेगरी में आता है। स्ट्रेस को आप 1 2 करके काउंट नहीं कर सकते, तो कम स्ट्रेस है। और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैसी है? कम है। फ्यूअर, तो फ्यूअर जब आता है, फ्यूअर कब आएगा? फ्यूअर या फ्यू जो है वो तब आता है बेटा जब हमारे पास देयर इज लैक ऑफ समथिंग, तो लैक ऑफ प्रॉब्लम्स, कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, उसमें कटौती हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज
How do even a lot you think you did on the test? I think I did dash better than last time, maybe even dash better. What about you? इसका मतलब है कि मैंने अपने टेस्ट को किस तरीके से किया है, अभी भी मतलब मेरी जो इम्प्रूवमेंट है वो भी थोड़ी सी बेटर हुई है। तो थोड़ी बेटर अगर हुई है यानी व्हाट एग्जिस्ट्स अ लिटिल बेटर इम्प्रूवमेंट, राइट? तो यहाँ पर क्या आएगा? अ लिटिल आएगा बेटा, व्हाट एग्जिस्ट्स या व्हाट रिमेन्स। यहाँ हम अगेन ज्यादा वाली क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ हमारा ध्यान किस चीज पर है? जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे पास या जो हमारे पास रिमेन्ड है, बचा हुआ है। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है? थोड़ी सी ज्यादा इम्प्रूवमेंट या थोड़ा सा बेटर टेस्ट मेरा गया है, इसीलिए यहाँ पर भी अ लॉट बेटर होगा। देन वेल I think I probably made dash mistakes but I have the feeling I did well overall. यहाँ पर भी a few ही आएगा। Why a few? Again a few कब आता है? जब आपके पास थोड़ी बहुत चीज़ें या things that remains with you। तो यहाँ पर मिस्टेक्स ऐसी है कि पहले बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी, लेकिन अभी मेरे पास जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं वो कम है। तो मेरे पास क्या बची हुई है? अभी भी कुछ मिस्टेक्स मेरे पास बची हुई हैं, तो इसीलिए अ फ्यू। अब यहाँ पर अ फ्यू और फ्यू में ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कौन से वाले अमाउंट पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बस वही आपको ध्यान देना है। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ possessives, ये डिटर्मिनर्स जो हैं, ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स है। possessives का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हम possess करते हैं या समथिंग दैट बिलोंग्स टू अस। ये पूरी जो टेबल मैंने यहाँ बनाई है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बेसिकली यहाँ मैंने बताया है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा पजेसिव डिटर्मिनर यूज होता है और किस तरीके के नाउन से, यानी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किस तरीके से वो यूज होता है और किस तरीके से उस पर जो पजेसिव नाउन्स या पजेसिव डिटर्मिनर्स जो है वो यूज होते हैं। अब यहाँ देखो, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, ये क्या चीज होती है? देखिए, पजेसिव जब कोई चीज मेरी मुझे बिलोंग करती है, यानी अगर ये पेन मेरा है तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज माय पेन, ये पेन मुझे बिलोंग करता है, इसीलिए मेरा इस पर अधिकार है। तो मेरा जो इस पर अधिकार है ना, वही मेरा पोजेशन इस पर दिखाता है, सो दैट इज पोजेसिव। तो माय, आवर, योर, देयर, ये सारे जो होते हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स ही होते हैं। वही पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? पोजेसिव प्रोनाउन वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर जब वो सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं तो यूजुअली उसके अंदर हम नाउन को मेंशन नहीं करते, क्योंकि हम ऑलरेडी अवेयर होते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। यानी अगर मैं कहूँ इट इज़ माइन, ये मेरा है, दिस पेन इज माइन, ये भी बोल सकते हैं, बट द करेक्ट वे इज इट इज माइन। क्यों? क्योंकि इस केस में हमें ऑलरेडी पता है कि इस पेन के बारे में बात हो रही है। ये चीज ये सजेस्ट करती है कि हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं हमें ऑलरेडी पता है किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन, इसके अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर डायरेक्ट होता है। दिस पेन इज माइन, ये डायरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, और जहाँ पर माइन वाले पजेसिव प्रोनाउन आते हैं वहाँ पर यूजुअली नाउन हम मेंशन करना अवॉइड करते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। श्रेया इनवाइटेड डैश फ्रेंड्स ओवर फॉर अ स्लीप ओवर। अब यहाँ श्रेया का अगर हमें पजेसिव डिटर्मिनर देखना है तो क्या होगा? श्रेया इज अ गर्ल, तो उसने अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाया है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? श्रेया इनवाइटेड हर फ्रेंड्स ओवर फॉर अ स्लीप ओवर। वी गॉट डैश रिजल्ट्स येस्टरडे इवनिंग। वी यानी प्लूरल की बात हो रही है, तो वी का जो पजेसिव डिटर्मिनर होगा वो क्या होगा? आवर। वी गॉट आवर रिजल्ट्स, हमारे रिजल्ट्स। ठीक है, वी का क्या हो जाता है? आवर। जो मैंने पहले टेबल बताई है ना, उसके अंदर ये सब मेंशन है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देयर इज नो वे ही इज द सब्जेक्ट, तो ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिज। There is no way he is going to finish his project in time. Sean said that dash mother, again his mother, and I got dash test results today. I got my, I का possessive determiner क्या होता है बेटा? my होता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कौन है और सब्जेक्ट कितना है, सिंगुलर है या प्लूरल है, फीमेल है या मेल है, और उसी हिसाब से
उसी हिसाब से जो है जो पजेसिव डिटर्मिनर है वो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ईजिएस्ट है ये, ठीक है, ईजिएस्ट। द मंकी ग्रैब्ड इट्स, द मंकी ग्रैब्ड इट्स, जब भी छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे यानी इन्फेंट्स, एकदम जो नवजात शिशु, अगर उनकी बात हो रही हो या जानवरों की, पक्षियों की, एनिमल्स, बर्ड्स, इनकी बात कर रहे हो, तो वहाँ ही या शी नहीं, इट हम यूज करते हैं। तो द मंकी ग्रैब्ड इट्स बेबी एज सून एज टूरिस्ट, आया समझ में? क्लेयर, मॉर्गन एंड लिम, यहाँ पर प्लूरल यूज हो रहा है, जो सब्जेक्ट है प्लूरल है। हैव फिनिश्ड होमवर्क, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देयर, THEIR, इन तीनों ने अपना होमवर्क कर लिया है, हमारा नहीं है, अपना होमवर्क, तो देयर आ जाएगा। अगर वी यूज होता तब आवर होता, यहाँ पर क्या है? देयर होमवर्क। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, तो यू का क्या हो जाएगा? योर। डॉक्टर रोहन टेक्स गुड केयर ऑफ ऑल हिज पेशेंट्स एंड सीता मेड डैश पेरेंट्स प्राउड, क्या होगा? हर। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगती है कई बार, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, वो सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ऐसा होता है, अदरवाइज बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। आप एक बार और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अगर कहीं कंफ्यूजन है भी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। स्टिल डाउट होने पर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइए। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि स्पेशली क्लास 10 के हिसाब से इन वीडियोस को डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए ना तो सीक्वेंस को यहाँ पर गड़बड़ कीजिएगा, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ा है उसी सीक्वेंस में पढ़िएगा, और बिना स्किप करे इन सभी वीडियोस को देखिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ग्रामर पोर्शन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे लिटरेचर पोर्शन की तरफ, तो उसका भी वेट आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, राइट? और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।